पिलर पिलर बनानी है, पहले सेकंड फ्लोर पे चालू कर रहा हूँ। ये सब काम तो सब लोग करते हैं, मैं कुछ। क्या हो गया? अच्छा, इसके बाजू में बैठने का है? क्या? तेरा तो अलग ही है भाई। तेरा तेरा तो 7 करोड़ में वसूल करवा के छोड़ेगा, रुक। अमालगमेशन के टाइम पे हर लेक्चर में बाजू में बिठाएगा मैं। वो फैन चाहिए? जब चलो, लास्ट कौन सा हम लोग ने एंट्री पास किया हुआ था? 2 एंट्री पास किया हुआ था हम लोगों ने। और वो 2 एंट्री पीछे का रीज़न क्या था? बिकॉज हम लोगों को जब तक वो मिलेगा नहीं, सी आर, सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम, तब तक हम लोग यहाँ पर बायबैक और रिडिम्शन नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने कल क्या सीखा था? एक इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, और दूसरा चीज़ क्या सीखा था हम लोगों ने? एसओप। एसओप का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने वो शेयर्स किसको दे के रखा हुआ है? एम्प्लॉयज़ को। सो व्हेन वी हैव गिवन दैट शेयर्स टू द एम्प्लॉय, तो उधर कुछ कंडीशन रहता है, वो कंडीशन उनको फुलफिल करना होता है, दैट इज इन वेस्टिंग पीरियड। तो 2 साल 3 साल वगैरह का टाइम पीरियड होता है जिसमें उन कंडीशन फुलफिल करेंगे, तो उनको क्या मिलेगा? वो एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। और जब वो एक्सरसाइज करेंगे तो इट मीन जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उससे कम प्राइस में उनको शेयर्स मिलेगा। अब जो भी कम प्राइस में उनको शेयर्स मिलेगा तो कंपनी को क्या होगा? लॉस, जिसको वो लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। दैट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग प्राइस। इट मीन्स उसको उनको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिसको नाम दिया जाता है एस ऑफ आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जो इस क्वेश्चन में उन्होंने डाल के रखा हुआ है ट्रेड पेएबल्स में। तो जब हम लोगों ने शेयर्स इश्यू किया एसॉप का, तो एंट्री क्या पास किया? बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20, बिकॉज 20 रुपए में हम लोगों को वो शेयर्स का पैसा मिल रहा है। जबकि शेयर का मार्केट प्राइस कितना है? 30। तो 30 में से 10 रुपया तुम्हारा किसके लिए? इक्विटी शेयर्स का। बाकी का एक्स्ट्रा 20 रुपया किसके लिए? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो टोटल यहां पर 20 + 10, टोटल कितना हो गया? ₹30 पर शेयर, जिसमें से वो लोग कितना दे रहे हैं? 20 रुपया। मतलब कंपनी के लिए नुकसान कितना है? 10 रुपए का। तो यहां पर हम लोगों ने देखो 30 - 20, 10। और कितना शेयर्स? 50,000 शेयर्स पे 10 रुपया, मतलब कितना हो गया? 5 लाख रुपया। ये एंट्री पास किया था। दूसरा हमने क्या बोला था? इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। तो हमने खुद का ही डिबेंचर में इन्वेस्ट करके रखा है, जो उन्होंने क्या बोला? कैंसल आउट कर रहे हैं। अगर कैंसल आउट कर रहे इसका मतलब 2.2 लाख रुपीस का डिबेंचर्स, जो हमारे लिए फेस वैल्यू का है, हमने खरीदा कितना है? 2 लाख में। तो अब उसको क्या कर रहे हैं? नलीफाई। नलीफाई कर रहे हैं, इसका मतलब 20,000 रुपए का हमारे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कहां पर जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो ये दो चीज हम लोगों ने किया था कल के लेक्चर में। अब आगे हम लोगों को क्वेश्चन में और क्या बोल के रखा है उन्होंने? थर्ड और फोर्थ दोनों कंप्लीट हो गया। फर्स्ट, कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल। तो हमने एक प्रीमियम ऑन रिडीम्शन का टेबल बना के रखा हुआ है, जिसमें फ्रेश इश्यू नहीं है तो सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेबल क्रिएट करो, फिर सीआरआर क्रिएट करो, और उसके बाद इसको क्या करो? पेमेंट करो। फिर जो भी तुम्हारा प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडिम्शन, वो प्रीमियम ऑन रिडिम्शन किसके सामने जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने। ठीक है, तो हमने देखो उधर टेबल में लिख के रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर ये वर्किंग बनाया हुआ है तो। प्रीमियम ऑन रिडिम्शन, रेवेन्यू रिजर्व्स, और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये भी सिक्योरिटी प्रीमियम से जा सकता है, ये भी सिक्योरिटी प्रीमियम से जा सकता है। हमारे पास अभी सिक्योरिटी प्रीमियम हो चुका है, पहले नहीं था। पता है 2 लाख का कमी आ रहा था, तो हमने बोला 2 लाख रुपया कम है। तो 2 लाख कम है, तो वो कम कैसे आया? तो उसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है। सो अब पहला एंट्री रिडिम्शन के लिए,
9% redeemable preference share capital account debit, premium on redemption account debit to preference shareholder account. अब रेवेन्यू रिजर्व में से सीआरआर भी क्रिएट कर दिया और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को भी राइट ऑफ कर दिया. सो बिग नेसेसरी अमाउंट इज ट्रांसफर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ 55. तो जो हम लोग को याद रहेगा, अगर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल सीखा था वो सेक्शन 55 के हिसाब से सीखा था. तो दो अलग अलग एंट्री पास करो. सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एंड रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर. आता हूँ मैं जरा घूम के. अच्छा. मैं घूम के आता हूँ जरा. 2 लाख का कमी है ना हमारे पास. पूरा रिजर्व्स मिला के ही 2 लाख का कम है हमारे पास. 110 और 112 हो रहा था. इसके लिए तो कल तूने ही आंसर दिया था क्या, सब पहले करेंगे और उसके बाद. ऐसा जस्ट याद दिला रहा हूँ, तूने ही आंसर दिया था. आता हूँ मैं. नहीं कर सकता है ना यूज. मैं वही बोला कि ये जो मैंने दोनों इधर से क्रिएट किया, तो एक एंट्री ये पास कर और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पास कर. अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या करेंगे, पे करेंगे. तो प्रेफरेंस शेयर्स वाला एंट्री कंप्लीट हो गया. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट.
हुआ ये। चलो अब इक्विटी शेयर बायबैक का एंट्री पास करो खुद से। कितना एंट्री आएगा, 3 या 4? सबसे पहले इक्विटी शेयर्स बायबैक का एंट्री पास करेंगे, फिर उसके बाद सीआरआर क्रिएट करेंगे, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूटिलाइज होगा यहाँ पर, और लास्ट में उसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। दो कंबाइन कर दिया मैंने। इसके पहले यहाँ पर सीआरआर कैसे आ सकता है? ये तो तुम्हारा क्या हुआ, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेएबल क्रिएट किया ना, तो इधर नहीं आ सकता। ये तो क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल जो वापस ले रहे हो प्लस प्रीमियम ऑन बायबैक, तो कितना पे करने का है, दिस इज द एंट्री फॉर द पेएबल। इसके बाद ही आएगा कि तुम सीआरआर क्रिएट कर रहे हो, और उसके बाद आएगा कि तुम प्रीमियम ऑन बायबैक पे कर रहे हो, तो वो तुम्हारा दो एंट्री नीचे ही आएगा।
बैलेंस शीट बनाने का है, ठीक है। मेन चीज़ देखो, कल ही शाम को जब अपना खत्म हुआ लेक्चर तभी ये मैं तुमको होमवर्क दे सकता था, बट अपने को बैलेंस शीट भी बनाने का जिसमें बहुत सारा चीज़ में चेंजेस आया, जैसे डिबेंचर में चेंजेस आया, इक्विटी शेयर्स में बायबैक तो हुआ, साथ में एसऑप भी आया, सीआरआर में तुम्हारे चेंजेस आया, तो वो सब चीज़ का इम्पैक्ट अपने को बैलेंस शीट में दिखाने का है। इसके लिए हम लोगों ने आज का लेक्चर रखा है, इसका खास बैलेंस शीट बनाने को इन डिटेल। सो अब जैसे ही सारी जर्नल एंट्री खत्म हुई, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। पहले बैलेंस शीट का क्या बनाएंगे, प्रॉपर फॉर्मेट, दैट इज इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, जिसमें क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। इन दिस क्वेश्चन नॉन करंट लायबिलिटी इज देयर बिकॉज डिबेंचर्स है। फिर करंट लायबिलिटी जिसमें ट्रेड पेएबल जो एसऑप आउटस्टैंडिंग के साथ आएगा। फिर नीचे तुम्हारा कौन सा चीज आएगा, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। हर एक का क्या बनाएंगे हम लोग, नोट्स। पहले बना वो खत्म करने का चैप्टर हो जाएगा तो मैं कर ही देगा। तू हो जाएगा बोला मेरे को ऐसा नहीं नहीं, हो जाएगा बोला मेरे को ऐसा शांति हुआ कि मैं डाउट नहीं पूछेगा, सर हो जाएगा। जब भी बैलेंस शीट बनाने का है तो जो बैलेंस शीट उन्होंने दे के रखा है क्वेश्चन में, वहां से स्टार्ट करके हर एक जर्नल एंट्री को ऑब्जर्व करके नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा जाएगा। बोल। इसके लिए तो बैलेंस शीट में दिखेगा ना वो कम होके। क्या हुआ, चलो सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में चेक करो सबसे पहले कितना दिया था शेयर कैपिटल।
ऑथोराइज इश्यूड सब्सक्राइब कैपिटल कुछ बोला नहीं है उन्होंने. इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each फुल्ली पेड अप 100 एंड 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each फुल्ली पेड अप. तो देखो प्रेफरेंस शेयर्स को तो हमने रिडीम कर लिया एंड इट वाज फुल्ली रिडीम्ड. इट मींस नया बैलेंस शीट जो बनेगा उसमें प्रेफरेंस शेयर्स तो आएगा नहीं. अब क्या आएगा? इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स तुम्हारा 100 लाख है डिवाइडेड बाय 10 मतलब कितना? 10 लाख इक्विटी शेयर्स होगा. उसमें से जर्नल एंट्री चेक करते जाओ, कुछ एसॉप में दिया है. कितना दिया? 5 लाख रुपया है. 5 लाख रुपया है ना. मैं नंबर्स में बात कर रहा हूँ तो नंबर्स में बात करो. 10 लाख शेयर्स था जिसमें तुमने कितना ऐड किया? 50,000 शेयर्स. कौन से? एसॉप के. और नीचे बायबैक किया. कितना बायबैक किया? 3 लाख शेयर्स. मतलब 10 लाख प्लस 50,000 माइनस 3 लाख. इसका मतलब कितना नंबर ऑफ शेयर्स का बैलेंस बचा? 7,50,000. वी हैव 10 लाख शेयर्स. एसॉप का 50,000 शेयर्स ऐड होएगा. 3 लाख शेयर्स बायबैक का रिडीम हो मतलब बायबैक का निकलेगा. सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना बचा? 7,50,000. अब वो 7,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. रिजर्व्स एंड सरप्लस. चलो अब ध्यान से देखो. रिजर्व्स एंड सरप्लस में लाइन से जाते हैं. कैपिटल रिजर्व कितना था? 8 लाख. जर्नल एंट्री चेक करो. 20,000 बढ़ गया. कहाँ पर? डिबेंचर जो कैंसिल किए ना, तो कितने से बढ़ गया? 20,000 से बढ़ गया. सो कैपिटल रिजर्व फिर रेवेन्यू रिजर्व कितना था? 50. कुछ बचा है रेवेन्यू रिजर्व तुम्हारे पास? चेक करो. ऊपर 20 गया, नहीं ऊपर 22 गया, नीचे 28 गया, पूरा खत्म कर दिया रेवेन्यू रिजर्व. सिक्योरिटी प्रीमियम ध्यान से देखो. 60 था. एसऑप में कुछ तो एडिशन हुआ, तो 60 प्लस 10 माइनस 62 कितना बचा?
8। और कोई रिजर्वेशन सरप्लस दिख रहा है क्या तुम लोगों को? सीआरआर कितना क्रिएट किया? सीआरआर देखो, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारे पास एक ही चीज पड़ा था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या लिखा हुआ है देखो, तो नोट नंबर 3 लिखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उन्होंने जो बैलेंस शीट दिया हुआ है, इन दैट सेंस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। तो उन्होंने देखो दे के रखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट, तो हम भी उनका ही नोट बनाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना परसेंट? 10% डिबेंचर। 10% डिबेंचर बचा कितना है? 1.8। 4 लाख में से डिबेंचर्स कितने का गया? 2.2 लाख का। तो कितने का बचा? 1.8 लाख। करंट लायबिलिटी में क्या था? ट्रेड पेएबल, उसका नोट नहीं दिया तो अपन भी नहीं बनाएंगे नोट। ट्रेड पेएबल जितना था उतने का उतना रहेगा क्या? चेंज करना पड़ेगा ना। ठीक है, कितना आएगा ट्रेड पेएबल? 70 माइनस 5 लाख, नहीं क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 5 लाख नहीं है सब आउटस्टैंडिंग का। अकाउंटिंग वैल्यू देखो, सिर्फ 50,000 शेयर्स ने ही एक्सरसाइज किया है, बाकी का तो बाकी पड़ा है। तो डेफिनेटली एस ऑफ आउटस्टैंडिंग का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो इन्फॉर्मेशन है वी हैव टू डील अकॉर्डिंगली। तो ट्रेड पेबल में से गया कितना? सिर्फ 5 लाख। कौन सा? कौन सा? नहीं, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? उन्होंने किस में डाला है? क्यों? क्यों? उसके पीछे का रीज़न क्या है? एक्सरसाइज हो चुका है, तो अभी करंट हो गया ना। चलो नोट नंबर 4, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कुछ चेंजेस है क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में? तो जैसा है वैसे का वैसे ही आएगा नोट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 120 है, उसमें से इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर माइनस हो जाएगा। आपने कैंसिल आउट किया ना, तो जो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर था वो कहाँ पर बैठा रहेगा? एसेट साइड पे बैठा रहेगा। और एसेट साइड पे बैठा रहेगा तो कौन से हेड में बैठा रहेगा इसमें से? डेफिनेटली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर ही, और कहीं पर तो जगह है ही नहीं।
तो जो हम लोगों ने डिबेंचर को कैंसिल किया किसके सामने किया, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर जो भी रहेगा उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस। चलो करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या क्या है हमारे पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, निकालो कितना आ रहा है कैश और कैश इक्विवेलेंट, वही है, क्लियर। तो अब देखो हमने बैलेंस शीट भी बनाया, इसमें बहुत सारे चेंजेस के बाद तो एक चीज़ को याद में रखने का, जो बैलेंस शीट उन्होंने दिया है प्लस जो जर्नल एंट्रीज तुमने पास किया है उसके ऊपर से बनता है तुम्हारा नया बैलेंस शीट। और ये सिर्फ ये चैप्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, जितने भी चैप्टर्स हम लोग करेंगे आगे, इंटरनल रिको बोलो, अमालगमेशन बोलो, सीएफएस बोलो, जहाँ जहाँ पर भी बैलेंस शीट बनेगा ईच एंड एवरी टाइम वी हैव टू फॉलो दैट ओनली, कि जो उन्होंने तुमको बैलेंस शीट दिया है दैट बैलेंस शीट प्लस जर्नल एंट्रीज पे से नया बैलेंस शीट हमेशा फॉर्म हो। ठीक है, तो अब ये पूरा चैप्टर को सम अप करते हैं कि पूरे चैप्टर्स के अंदर क्या क्या चीज़ था, क्योंकि इसके अलावा कुछ बचा नहीं है, सिर्फ एक तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 बचा था जिसका बैलेंस शीट तुमको होमवर्क दिया, सॉरी 7 का होमवर्क दिया था, तो वो तुम्हारा बैलेंस शीट बन के रेडी हो गया। किसी को तकलीफ उसके अंदर बैलेंस शीट बनाने के टाइम पे, दैट वाज कंपैरेटिवली सिंपल बैलेंस शीट इसके सामने। सो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 ये जो भी क्वेश्चन है सब बाय बैक के ऊपर है। तुमको पहले भी बोल के रखा हुआ है कि इसके ऊपर तुम्हारा जो भी क्वेश्चन आने का स्कोप है, ऐसा नहीं है कि फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। तुम्हारा पेपर पैटर्न जो भी है दैट इज 30 मार्क्स एंड 70 मार्क्स। तो ये 30 मार्क्स में पहला क्वेश्चन ही बाय बैक बन के आ सकता है, 30 मार्क्स में ही वो बाय बैक का क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज दे वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। वो लोग क्या क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे पहला चीज तुम्हारा जो 3 कंडीशन है तो उसमें से डेफिनेटली पहला कंडीशन कितना नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक करेगा उस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा,
क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेयर्स का 25% निकालने का, वो तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, उसके लिए थोड़ी ना तुमको मार्क्स देगा वो। हाँ, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर दे सकता है कि तुम्हारे पास इतना शेयर होल्डर्स फंड है, उसका कितना अमाउंट तुम यूटिलाइज कर सकते हो और उसके हिसाब से तुम कितना शेयर्स बायबैक में डाल सकते हो। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसमें आई थिंक सो हमने सारे कंडीशन अप्लाई किए थे, जैसे कि रिसोर्सेस टेस्ट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो ये सब तो ऐड कर लोगे, सो तुमको जो अमाउंट मिलेगा उसका 25% ही तुम यूटिलाइज कर सकते हो। बट तुम लोग को वो लोग ये भी पूछ सकते हैं कि यार कि कितना परसेंट तुम यूटिलाइज कर सकते हो, तुमने निकाला 25%, ठीक है वो आंसर दिख गया 4 ऑप्शन में, अच्छी बात है। नहीं तो फिर ये पूछ सकता है कि उसके अकॉर्डिंगली कितना नंबर ऑफ शेयर्स आएगा। तो वहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो तुम्हारा अमाउंट या रिसोर्स अवेलेबल है उसको डिवाइड करना पड़ता है इश्यू प्राइस से या बायबैक प्राइस से। इसको फेस वैल्यू से नहीं, इसको किससे डिवाइड किया, देखो बायबैक प्राइस से। क्यों बायबैक प्राइस? द रीजन इज बिकॉज दिस इज द रिसोर्सेज के मैं 1,125,00,000 रुपया यूटिलाइज कर सकता है। तो अब ये 1,125,00,000 रुपया जो भी है उसमें शेयर कैपिटल भी है और प्रीमियम ऑन बायबैक भी है, एंड दैट्स व्हाई विच प्राइस, बायबैक प्राइस। सो डिवाइड किससे किया, बायबैक प्राइस से। फिर पता चला कि नंबर ऑफ क्वांटिटी दैट इज बायबैक इज हाउ मच। अब देखो आईसीआई है, आईसीआई अगर 4 ऑप्शन देगा तो वो 4 ऑप्शन में वो डिवाइड बाय 10 वाला भी एक नंबर दे देगा और डिवाइड बाय 30 वाला भी एक नंबर देगा। जैसे डिवाइड बाय 10 किया तुमको नंबर दिख गया, तुम्हारा दिमाग बंद, यही करेक्ट आंसर है, दिख गया ना। अगर वो नहीं दिखता तो तुम डाउट करते, तुम वापस से कैलकुलेट करते और तुम सोचते कि दूसरा आंसर क्या रहेगा। बट उधर दिख गया तुम लोगों को, खत्म, तुम्हारा दिमाग बंद, डिवाइड बाय 10 करो, मस्त आंसर आ गया उधर। तो वो चीज़ का ध्यान रखने का, ये सेकंड। और तीसरा डेफिनेटली जिसके ऊपर वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं दैट इज व्हाट, डेट इक्विटी। और उसके लिए हम लोग ने क्या बोला, अपन शॉर्टकट यूज़ करते हैं, वो रेशियो बनाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग ने निकाल दिया कितना अमाउंट हम लोगों को या कितना शेयर्स तुम बायबैक कर सकते हो। तो पहला चीज़ तुम लोगों को क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि कितना नंबर्स बायबैक करने। दूसरा चीज़ तुमको ये पूछ सकता है, क्वेश्चन पूरा बढ़ा देगा, उसमें बोल भी देगा कि इतना फ्रेश इश्यू किया है, तो पूछेगा सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर सीआरआर किस में से क्रिएट करोगे, या सीआरआर क्रिएट करने के बाद का रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस कितना बचेगा। सो वो लोग वही हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्योंकि उनको देने का 6 मार्क, तो 2-2 मार्क के 3 क्वेश्चन डाल दिया, उनका बाय बाय का मैटर ओवर। या फिर ऐसा छोटा छोटा स्टोरी बना के 1-1 मार्क के लिए 3 क्वेश्चन पीछे डाल दिए। और आईसीए का कोई भरोसा नहीं है। जब तक मेरे को लगता है बाय बैक, बाकी जितने भी चैप्टर है, देखो अमालगमेशन शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा कंसोलिडेशन शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये दोनों में से 14-14 मार्क का 2 क्वेश्चन फिक्स है। ब्रांच अकाउंट है जिसमें से 7 मार्क का या 10 मार्क का एक क्वेश्चन फिक्स है। तो ये चैप्टर फिक्स है। जो 70 मार्क्स का मैंने पेपर बोला उसमें से 14 और 14 2 क्वेश्चन तो चला गया अमालगमेशन कंसोलिडेशन का, बचा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उस पे से 7 मार्क के वो, तो बायबैक का 7 मार्क, तो ये पेपर पैटर्न फिक्स है। बचे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे मैं बोल सकता है कि देखो ये क्वेश्चन तो इसमें आएगा ही 14 मार्क का फिक्स है। अब उनको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछने का तो वो भी 14 मार्क का आ जाएगा, कैश फ्लो पूछने का तो 7 मार्क का पूछेगा, या फिर कैश फ्लो भी एक ऐसा चैप्टर है जो वो लोग किस में डालेंगे, ऑब्जेक्टिव में। बिकॉज उसको अगर बेसिक चीज आइडेंटिफाई करने का कि ये कौन से टाइप का एक्टिविटी है। बट कभी मन होता है कि नहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आना चाहिए बच्चों को, तो इधर भी डाल देगा। वो आईसीआई है, वो कुछ भी कर सकता है। और जो तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे मस्त पूरा बड़ा चढ़ा के क्वेश्चन देगा, पूरा पैराग्राफ, और उसके ऊपर से 4 से 5 क्वेश्चन कर देगा। वो 4 से 5 क्वेश्चन करेगा तो वो पूरा तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेगा। बट मैं बोलता हूँ क्या अच्छी बात है, क्योंकि देन यू डोंट हैव टू राइट आंसर कैसे आया, तुमको तुम्हारा सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाने का, तुमको उधर प्रोविजन दिखाने का नहीं है। अदरवाइज पहले कैसा होता था, यू हैव टू राइट अ प्रोविजन, अभी भी आएगा, बट अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो यू डोंट हैव टू राइट प्रोविजन। जैसे लॉ में तुम लोग लिखते हो ये सेक्शन ये बोलता है, वैसे अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड का तुम लोग को पैरा लिखना पड़ता है कि ये स्टैंडर्ड या ये पैराग्राफ ये चीज़ बोलता है, फिर आंसर लिखना पड़ेगा, तब जाके मार्क्स मिलेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आया 2-2-2-2 मार्क का तो अच्छा है ना, सिक्योर करो। कॉन्सेप्ट आता है, लिखने को तकलीफ होती है, तो उधर अपना मार्क्स सिक्योर हो जाता है।
तो जब ये 30 मार्क्स है वो अपने लिए जैकपॉट ही है। कॉन्सेप्ट अगर तुमको सब चैप्टर्स के अच्छे आते हैं ना तो ये 30 में से आराम से 24 या 25 तो ले सकते हो। तो जो पास होने का चांसेस कितना बढ़ गया। इसमें से तो 2 से 3 क्वेश्चन भी अच्छे से आ गया तो भी आराम से 60-65 तो आ ही जाना चाहिए। तो ये चीज़ को बहुत ध्यान से देखने का, और जिसमें ये सर चैप्टर जो भी है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो तुमको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि उसके हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क का आएगा और तुमको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो 2 मार्क उड़े तुम्हारे। हाँ फिर वो जय माता दी लेट्स रॉक अगर गलती से करेक्ट हो गया तो ठीक है, बट अपना नसीब इतना अच्छा नहीं है ऐसा हम मान के चलेंगे। अपन तो सोच समझ के भी गलत टिक मार्क करके आते हैं, अपना टैलेंट है वो। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। तो उसके ऊपर तुमको ध्यान रखने का कि ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हें। तो बाय बैक में जब हम लोग बोलते हैं कि 6-6 मार्क के अगर 2-2 मार्क के 3 क्वेश्चन आएंगे तो दे विल आस्क यू दिस थिंग, इसको कैसे करने का, इसको कैसे करने का, इसको कैसे करने का, तो वो तुमको कैलकुलेट करना आना चाहिए। दूसरा, अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन तुम्हारा नसीब अगर बहुत अच्छा रहा तो फुल फ्लेज क्वेश्चन ये आएगा जिसमें बैलेंस शीट वगैरह भी बनाने का रहेगा। और जब मैं बोलता हूँ नसीब बहुत अच्छा रहा, क्यों? बिकॉज दिस इज वन ऑफ द सिंपल चैप्टर। हाँ, ये सबसे सिंपल चैप्टर है। आपको क्या लगता है सबसे पहले क्यों कर रहा हूं? समझने वाला बात है, क्योंकि इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है। तुम समझो ना, मतलब समीर सर का अगर चैप्टर कोई 3 लेक्चर में खत्म हो रहा है तो वो क्यों? बिकॉज सबसे छोटा है। अदरवाइज अपन तो लंबा इनिंग ही खेलते रहते हैं हमेशा। तो जब अपन चालू करेंगे कोई दूसरा चैप्टर तो वो सब लंबे लंबे चैप्टर्स रहेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था? सिर्फ 2 से 3 जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री भी देखो रिपीट ही हो रहा है। बैक क्रिएट करो, सीआरआर बनाओ, सिक्योरिटी प्रीमियम पे करो, दैट्स इट। सिर्फ कॉन्सेप्ट ये समझने का कि कौन सा फंड कहाँ पर यूज हो। तो सबसे सिंपल चैप्टर है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर तुम्हारा नसीब अच्छा रहा और 14 मार्क का पूछ लिया ना तो समझ जाने का कि आईसीए ने सबसे सिंपल पेपर सेट किया है। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लेने का, एग्जाम में अपन पास है इस बार, क्योंकि तो ही आएगा जिसमें तुमको जर्नल एंट्री के बाद बैलेंस शीट बनाने का मस्त मजे करने का। नहीं तो नहीं पूछा है कभी भी इसका बैलेंस शीट। मार्क्स ही नहीं है बेचारों के पास देने के लिए। 30 मार्क तो ऑब्जेक्टिव खा गया, चाह कर भी नहीं पूछ सकते वो लोग इसको, बट फिर भी पूछ लिया तो एक आध गूगली एडजस्टमेंट डालेगा और फिर तुमको 14 मार्क का पूछेगा। ऐसे हैज टू मेंटेन दैट लेवल। 14 मार्क का डालेगा तो एक आध गूगली एडजस्टमेंट फेंकेगा जो सिर्फ तुमको ट्रिकी रहेगा, तुमको सॉल्व करने का रहेगा, बाकी मार्क्स आ जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द सिंपल चैप्टर। अब जितने भी लोग बैठे क्लासरूम में वो सितंबर अटेम्प्ट वाले हो या फिर तुम्हारा जो भी जैन में जो भी अटेम्प्ट हो, ठीक, हाँ जैन में सितंबर जो भी अटेम्प्ट। अभी बहुत कन्फ्यूजन होता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं किसके साथ खेल रहा हूँ। कौन सा अटेम्प्ट लिख के आना पड़ता है मेरे को, अभी कौन सा चल रहा है। जो भी अटेम्प्ट वाले इधर जितने भी बैठे हैं ना, मैं तुमको जिसका रिजल्ट भी नहीं आया ना उनको भी मैं बोल रहा हूँ, तुम क्लासरूम में इधर बैठे हो तो ऐसे ही समझ के बैठे हो ना कि अपन पास होने वाला, तो तैयारी अभी से शुरू कर दो। जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो गया, मॉड्यूल का जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर ले। ऐसे का वेबसाइट से मिलता है, तो बोलेगा सर हमारा तो मॉड्यूल ही नहीं है, ऐसे का वेबसाइट से मिलता है। वेबसाइट पे से क्वेश्चन देखने का एंड सॉल्व करते जाने का। और जो लोग का हो गया है पास उनको तो करना ही है, उनके पास जितना टाइम मिलेगा अकाउंट्स को घिसने का करते जाओ, छोड़ो मत। चैप्टर ओवर, मॉड्यूल घिसते जाओ और सॉल्व करो लिख के, क्योंकि तुम पढ़ने बैठोगे तो सब समझ में आता है, अरे ये मस्त फिगर आया है। जब लिखने बैठोगे ना तो आधा फिगर गायब हो जाता है, अरे ये किधर से निकला। एंड दैट्स व्हाई हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसा चैप्टर मेरे को पूछने का नहीं सर क्या करने का, पहले ही बोलता हूँ चैप्टर खत्म हुआ मॉड्यूल उठा लेने का, चैप्टर खत्म होने के बाद, क्योंकि पहले उठाओगे तो तुम्हारे पास कुछ अलग कॉन्सेप्ट आएगा, मैंने अभी तक वो सिखाया नहीं है। चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद उठाने का, देन आई हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट, नाउ यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन। और फिर जो भी डाउट आएगा लेक्चर में लेके आने का, अपन ब्रेक में वो सॉल्व करें, उसका फोटो वीटो सब लेके आने का, ठीक है। पूरा मॉड्यूल वगैरह उठा के नहीं लेके आने का, मॉड्यूल में जो करते हो उसका फोटो लेके आने का, बस अपन उसको सॉर्ट आउट कर देंगे क्या है। बट मैं डाउट तभी सॉल्व करेगा जब तुम लोगों ने उसको राइटिंग में प्रैक्टिस किया रहेगा तो।
तो राइटिंग वाला सोल्यूशन भी चाहिए मेरे को समझ में आना चाहिए तुमने किया है कि नहीं। अदरवाइज तुमने सिर्फ पढ़ा रहेगा और समझ में नहीं आया, वो चीज़ नहीं चाहिए। राइटिंग में लिखा हुआ रहेगा सर देखो ये क्वेश्चन है, ये सोल्यूशन है, मेरे को नहीं समझा, जहाँ पर नहीं समझा उधर अटके रहोगे, बस सॉल्व करेगा चीज़। ये प्रैक्टिस जितने भी पास हो गए उनका तो चाहिए, क्योंकि अभी जैसे जैसे वापस आएगा एंट्री अपना लेक्चर तो फटाफट फटाफट बड़ा बड़ा चैप्टर चालू हो जाएगा। अभी अपना ये चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द कैश फ्लो स्टेटमेंट। मस्त चैप्टर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। और तुम्हारे जीवन में जब तुम सीए बन जाओगे उसके बाद जब भी कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे तुमको हर एक साल ये कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बनाना ही पड़ेगा। हर एक साल भी मैंने बहुत ज़्यादा बोला, हर एक महीने का तुमको देना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो डेफिनेटली यू हैव टू लर्न थॉरली। नो डाउट इधर बहुत बेसिक चीज़ रहेगा, उधर प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा नया नया आइटम रहेगा, बट ये सीख के जाओगे तो उधर बनाने में तुमको टेंशन नहीं। नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कैश फ्लो। कोई मेरे को पूछने का नहीं कौन सा चैप्टर चालू करेगा, कैश फ्लो चालू करेगा, ठीक है। शिवा से स्टार्ट कर देंगे लेक्चर, उनका है ना अभी। चलो बाय, बैठो 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 बैठो, ठीक है।